हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सोसाइटी ऑफ ए स्नो मूवी। ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, जब 1972 में प्लेन क्रैश हुआ था और किस तरह उन लोगों ने सरवाइव किया था। ना तो उनके पास खाने को कुछ होता है और ना ही पीने को, और उन्हें नहीं पता होता कि वो ज़िंदा बच भी पाएंगे या नहीं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें कहानी सुनाई जा रही होती है। 1972 में कॉलेज के प्लेयर्स गेम खेल रहे होते हैं। वो लोग सैंटियागो जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उस वक्त प्लेन का टिकट रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था। उस प्लेन में कुछ स्टूडेंट्स और कुछ और लोगों को मिलाकर टोटल 45 पैसेंजर्स होते हैं। अब प्लेन में बैठने से पहले सब पैसेंजर्स ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हैं। उसके बाद प्लेन सैंटियागो के लिए टेक ऑफ करता है। प्लेन में सब एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक प्लेन बहुत ज़्यादा हिलने लगता है और मौसम भी ख़राब हो रहा होता है। पायलट आकर सबको सीट बेल्ट पहनने को बोलता है और फिर अचानक प्लेन की छत उड़ जाती है और बैक साइड टूट के पीछे रह जाती है और बैक साइड पे बैठे पैसेंजर्स प्लेन से गिर जाते हैं। आगे का हिस्सा बहुत दूर जाकर रुकता है। प्लेन की सीट्स टूट के मिल जाती हैं। बहुत से लोग इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ तो मारे भी जाते हैं। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वो आगे जाकर देखते हैं तो पायलट बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और कहता है कि रेडियो की बैटरी बैक साइड पे है और कहता है कि गॉड तुम्हारी हिफाजत करे। ये कहकर उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर एक लड़का नोमा बहुत सैड हो जाता है। अब रात हो जाती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। उनके पास रात गुजारने के लिए प्लेन का टूटा हुआ पार्ट होता है। इंजर्ड लोग दर्द से चिल्ला रहे होते हैं और बाकी सब ठंड से कांप रहे होते हैं। इसी तरह रात गुजर जाती है। जब सुबह होती है तो एक इंजर्ड आदमी की डेथ हो चुकी होती है। अब सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा होता। अब सब पैसेंजर्स मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं। पहले वो प्लेन की सीट्स निकालकर बाहर रख देते हैं और इंजर्ड लोगों को बाहर लाकर उन्हें धूप में बिठा देते हैं और उनकी मदद करते हैं और डेड बॉडीज़ को एक जगह रख देते हैं और सारे सूटकेस से खाना और कपड़े अलग अलग कर देते हैं, जिसमें सिर्फ चॉकलेट्स और बिस्किट्स वगैरह होते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा खाना सारे पैसेंजर्स खाते हैं। मार्सेलो कहता है कि मदद ज़रूर आएगी क्योंकि हमें जहां पहुंचना था वहां हम नहीं पहुंचे, तो वो लोग मदद के लिए ज़रूर आएंगे। फिर उन्हें प्लेन की आवाज़ आती है तो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहां तक कोई नहीं पहुंचता। अब रात हो जाती है और नोमा और उसके साथी सूटकेस से प्लेन को पैक कर रहे होते हैं ताकि अंदर ठंड ना जा पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग एक लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। वो अपनी बहन के पास जाता है और वहाँ लोगों से अपनी मॉम का पूछता है कि वो कहाँ है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि उनकी डेथ हो गई है और बताते हैं कि हमें यहाँ 3 दिन हो चुके हैं। अब वो सब बाहर होते हैं और उन्हें प्लेन की आवाज़ आती है तो प्लेन ऊपर से गुजरता है। वो लोग उन्हें सिग्नल भी देते हैं और खुश होने लगते हैं कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया, लेकिन वो लोग काफ़ी देर बैठे इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि ये एरिया बहुत बड़ा है, वो लोग जोन्स में डिवाइड करके हमें ढूंढ रहे होंगे। वो कल यहाँ से गुजरे तो थे, लेकिन आज सिर्फ प्लेन की आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब उन्होंने हमें कल नहीं देखा। तो मार्सेलो कहता है कि हम बाकी लोगों को ये नहीं बताएंगे वरना वो हिम्मत हार जाएंगे और रेस्क्यू टीम ज़रूर आएगी। तो नोमा कहता है कि पायलट ने हमें बैटरी के बारे में बताया था जिससे रेडियो कनेक्ट हो सकता है, तो हमें वहाँ जाकर उसे लाना होगा जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। अब उनमें से 4 लोग तैयारी करके जाने लगते हैं। वो कुछ ही दूर पहुँचते हैं तो एक आदमी पीछे मुड़ के देखता है तो और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि थोड़ी ही दूर से क्रैश्ड प्लेन नज़र ही नहीं आ रहा होता। इसका मतलब रेस्क्यू टीम आई तो थी लेकिन ये लोग नज़र नहीं आए। तभी उस तरफ लैंडस्लाइडिंग होने लगती है तो वो लोग वापस चले जाते हैं। अब वहाँ एक आदमी कहता है कि मैं ज़िंदा रहने के लिए डेड बॉडीज़ भी खा सकता हूँ, तो वहाँ सब लोगों में बहस हो जाती है और एक आदमी मार्सेलो से कहता है कि वो लोग हमें रेस्क्यू करने नहीं आएंगे, हमें बॉडीज़ खा लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे बॉडीज़, तो एक आदमी कहता है कि ऐसा करना इलीगल होगा। एक आदमी कहता है कि हमें यहाँ 7 दिन हो चुके हैं, अगर ज़िंदा रहना है तो ये खाना पड़ेगा वरना हम मर जाएंगे। तो एक आदमी कहता है कि बॉडीज़ काटेगा कौन, तो 2 लोग बॉडीज़ काटने से एग्री करते हैं। नेक्स्ट डे उनका भूख से बुरा हाल हो रहा होता है तो एक आदमी शू लेसिस खा लेता है तो एक आदमी सिगरेट तक खा जाता है। अब एक लड़की जो कि इंजर्ड थी उसकी हालत ख़राब होने लगती है और वो मर जाती है। ये देखकर सब बहुत सैड हो जाते हैं। अब सब प्लेन में बैठे होते हैं। एक आदमी कहता है कि अगर मैं मर गया तो मैं अपनी बॉडी तुम लोगों को खाने की परमिशन देता हूँ और मार्सेलो से सॉरी कहकर बॉडीज़ खाने चला जाता है। उसके पीछे बाकी लोग भी खाने चले जाते हैं, बस कुछ ही लोग नहीं जाते।
अब नेक्स्ट डे उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें रेडियो होता है। वो रेडियो को सेट करके सुनते हैं तो उसमें न्यूज़ चल रही होती है कि क्रैश्ड प्लेन को 10 दिन तक ढूंढने के बाद अब 2 महीने तक रिसर्च बंद कर दी जाएगी क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं। मार्सेलो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम लोगों को झूठी उम्मीद दी, अब तुम लोग जो चाहो वो खा सकते हो। वहाँ सब लोग बॉडीज़ खाते हैं सिवाय नोमा के। अब उनमें से 3 लोग फिर से प्लेन का टूटा हुआ पार्ट ढूंढने निकलते हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें 3 लोगों की बॉडीज़ मिलती हैं और प्लेन का टूटा हुआ पीस भी मिलता है, लेकिन बैटरी वाला पार्ट नहीं होता। अब वो आगे बढ़ते हैं। वो लोग माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिक ना होने की वजह से वो लोग बार बार स्लिप हो जाते हैं। अब रात वहाँ रुकने को डिसाइड करते हैं। रात की ठंड उन्हें जकड़ रही होती है और वो लोग ठंड से काँप रहे होते हैं। सुबह बर्फ़ उन्हें अपनी लिपेट में ली हुई होती है। एक आदमी की ठंड की वजह से आंखें फ्रीज हो जाती हैं और उसे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो लोग वापस आ जाते हैं। नोमा कहता है कि हमें बैटरी वाला पार्ट नहीं मिला, उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। डे 17 को बहुत तेज स्नोफॉल हो रही होती है। सब प्लेन में बैठे होते हैं और एक एक करके शायरी सुना रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है और फिर बर्फ़ का तूफान आ जाता है और उनका प्लेन का टुकड़ा बर्फ़ के अंदर चला जाता है। प्लेन के अंदर सारे लोग बर्फ़ में दब जाते हैं। एक आदमी बाहर निकलता है और फिर वो एक एक करके सब एक दूसरे की मदद के सहारे बाहर निकलते हैं, लेकिन एक औरत बर्फ़ में दब जाने की वजह से मर जाती है कि तभी और बहुत ज़्यादा बर्फ़ उनके ऊपर आ जाती है, जिस वजह से उनका प्लेन का टुकड़ा बर्फ़ के काफ़ी नीचे चला जाता है और वो लोग प्लेन में फंस जाते हैं, जिस वजह से वहाँ कुछ और लोग मारे जाते हैं और वो लोग उन्हें भी खाने लगते हैं। नीचे ऑक्सीजन कम होने की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था, तो वो लोग ऊपर से बर्फ़ हटाने लगते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी ऑक्सीजन आने लगती है। अब नोमा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। वो विंडो को पाँव से तोड़ने लगता है। विंडो टूट तो जाती है, लेकिन उसके पाँव पे चोट लग जाती है। 2 दिन तक बर्फ़ को हटाने के बाद उसे आसमान नज़र आने लगता है और डे 20 को एक एक करके सब लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि 3 दिनों के बाद बाहर आना उनके लिए एक मिरेकल था। एक आदमी कहता है कि हम सब के साथ की वजह से ही हम लोग जिंदा हैं और फिर उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। डे 36 को 4 लोग तैयारी के साथ बैटरी वाले पार्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ देर बाद नोमा के पाँव में इन्फेक्शन होने की वजह से वो गिर जाता है। एक आदमी वापस चलने को कहता है तो नोमा कहता है कि मैं अकेला चला जाऊंगा, तुम लोग प्लेन का बैटरी वाला पार्ट ढूंढने जाओ। ये कहकर वो वापस चला जाता है और वो तीनों सफ़र के लिए निकल जाते हैं। वापस आकर नोमा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। पाँव में चोट लगने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जिसका उसे बहुत अफसोस होता है। अब वो लोग वापस आ जाते हैं और वो नोमा को बताता है कि हमें प्लेन की बैटरी वाला पार्ट बहुत मुश्किल से मिला। वो माउंटेन्स के पीछे जाकर नीचे गिर गया था और बैटरी भी मिल गई। हमें वहाँ सूटकेस भी मिले जिसमें कुछ खाने का सामान और कपड़े भी थे। वो नोमा को चॉकलेट देता है तो वो रैपर के साथ खाने लगता है, तो वो उससे कहता है कि रैपर तो हटा लो क्योंकि भूख की वजह से उसका बुरा हाल हो रहा होता है। और ये भी बताता है कि हम यहाँ बैटरी तो नहीं ला सकते थे, इसीलिए रेडियो वहाँ लेकर जा रहे हैं। फिर 4 लोग वापस उस जगह जाने लगते हैं, लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि रेडियो से कनेक्ट नहीं हो पाता। उन्हें वहाँ वाटरप्रूफ फैब्रिक मिलता है जिसे वो लोग स्लीपिंग बैग बनाते हैं ताकि फिर से मदद के लिए निकले तो ये बैग उनके काम आ सके। वो लोग कैमरे से कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। रेडियो में न्यूज़ चल रही होती है कि गवर्नमेंट फिर से उन लोगों को तलाश करेगी, तो वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ 2 महीने हो गए हैं, वो अब हमारी बॉडीज़ को ढूंढने आएंगे। हम उनके सहारे यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि पहले भी वो लोग हमारे ऊपर से गुजरे लेकिन उन्हें हम नज़र नहीं आए, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। नोमा अपने दोस्त से कहता है कि तुम लोगों को मेरी बॉडी खाने की इजाज़त है, मैं अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम लोग यहाँ से बचकर ज़रूर निकल पाओगे। नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो जाती है। सब बहुत सैड होते हैं। उसके हाथ में एक मोटिवेशनल लेटर होता है। वो लोग मोटिवेट होकर सफ़र के लिए सारी तैयारी करते हैं और सबसे मिलकर 3 लोग डे 61 को मदद के लिए निकल जाते हैं। उन्हें माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग करके आगे बढ़ना था जो बहुत मुश्किल था।
रात होते ही वो लोग रुकते हैं क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और ठंड से बचने के लिए वाटरप्रूफ बैग यूज़ करते हैं। सुबह होते ही वो लोग फिर से क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और माउंटेन्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। जब वो व्यू देखते हैं तो जहां बर्फ़ ख़त्म नज़र आ रही होती है वहां तक पहुंचने के लिए 10 से 12 दिन लग जाते हैं और उनके पास सिर्फ एक हफ्ते का खाना होता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं और एक आदमी वापस उन लोगों के पास चला जाता है और वहाँ पहुँचकर उन लोगों को सारी सिचुएशन बता देता है और वो दो लोग सफ़र के लिए निकल जाते हैं। अब कई दिनों तक चलते रहते हैं और आखिरकार बर्फ़ ख़त्म हो जाती है और उनका खाना भी ख़त्म हो जाता है और पानी की नदी भी होती है। वो लोग पानी पीते हैं कि तभी उन्हें हॉर्स पे एक आदमी नज़र आता है। तो वो लोग उसे पेपर पर लिखकर बताते हैं कि हमारा प्लेन क्रैश हुआ था, हम 2 और वहाँ 14 लोग जिंदा हैं, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है और ना ही हम चल पा रहे हैं, आप हमारी मदद करें। ये लेटर एजेंसी तक पहुँच जाता है। वहाँ वो 2 आदमी खूब सारा खाना खाते हैं और फिर बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं। वहाँ रेडियो में वो लोग न्यूज़ सुन रहे होते हैं और खुश होकर घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अब एक पैसेंजर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के साथ जाता है और फाइनली डे 71 को वो लोग रेस्क्यू कर लिए जाते हैं और हमें रियल वीडियो क्लिप भी दिखाई जाती है जो हेलीकॉप्टर से शूट की थी। वो लोग अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। सब उन्हें रियल हीरोज समझ रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने उस एरिया में 2 महीने सर्वाइव किया। रेस्क्यू करने के बाद उन लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है क्योंकि उनकी बॉडी वीकनेस की वजह से सूख चुकी होती है, तो उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी ताकि वो जल्द ही रिकवर हो जाएं। लेकिन वो लोग अंदर से इस इंसिडेंट और अपने फ्रेंड्स को खोने की वजह से बहुत टूट चुके होते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।